नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एच हमारे साथ तो हमारे प्यारे कर्नल रैना साहब तो हैं, वहाँ तो ठीक है, बट सबसे बड़ी जो मैं चीज़ करूँगा इस कर्नल रैना की अचीवमेंट्स, किताबें, ठीक है? सर ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। सॉरी मैंने एक पेज मार्क करके रखा है क्योंकि एक स्पेसिफिक मेरे को सवाल पूछना है सर से इसके लिए। सर ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं एंड देयर इज़ सो मच हिस्ट्री दैट वी डोंट नो टू अ पॉइंट। अब आप देखेंगे रिसेंटली जब ये जम्मू कश्मीर का डिबेट शुरू हुआ, जम्मू अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एवरीबॉडी स्टार्टेड रनिंग बैक टू हिस्ट्री बुक्स। ये किताबों में लिखी हुई है ऑलरेडी। एंड ये जो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस द बुक इज कॉल्ड बियॉन्ड द फ्रोजन फ्रंटियर्स, जनरल जोरावर सिंह लाइफ, द मैन हु बेसिकली कंसोलिडेटेड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। यार कितने लोगों को इसके बारे में पता है? आई डोंट थिंक सो। सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार आदि, थैंक्स। तो फर्स्टली सर, आई जस्ट वांट टू से आपने ये लिखी क्यों थी किताब? व्हाट डिड यू वांट टू से? एंड इसके अंदर से सो गाइस ये फॉर्मेट बड़ा सिंपल रहेगा, ये कोई लंबा शो नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल फॉर्मेट जहां पर हम आपको एक दो स्टोरीज बताएंगे, एक आधा सवाल पूछेंगे, सो दैट वी लाइट द फायर इन यू टू एक्चुअली आई एम सेइंग दिस टू रीड द बुक। ठीक है, वी वांट पीपल टू गो एंड रीड द बुक ताकि हमारी जो कॉन्वर्सेशंस रहे वो थोड़ी अच्छी रहे। तो सर विच स्टोरी वुड यू लाइक टू से? मेरी मेरी जो फेवरेट इसके अंदर थी was the आई मीन I don't know. The walk to Skardu is in that area, in that terrain, just impossible. Yeah, So, it which, was which tough. is yours? Which is yours, sir? Mine was, of course, the last final fight when he went down fighting. बट इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज हैं एज यू मेंशनड. बट टू आंसर क्वेश्चन कि मैंने किताब लिखी क्यों, देखो मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मिलिट्री हिस्ट्री खास करके. तो जब भी देश के सामने कोई इशू आता है ना, तो उसका एक सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट या कहानी ऑलरेडी हो चुकी होती है हिस्ट्री में 100 साल 2 साल 300 साल पहले, लेकिन हम उसको भूल गए होते हैं, हम उनसे सबक नहीं लेते. ये जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और उससे पहले जो हमारा बॉर्डर चल रहा है चाइना के साथ, तो हम सब जानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसकी डिमार्केशन नहीं है, हमारी इंटरप्रिटेशन कुछ और है, उनकी इंटरप्रिटेशन और है, वो सब कुछ है. लेकिन क्या लोगों को पता है कि वो जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसका नाम चाइना 1950 में दिया, उसका बेसिस क्या है? आज हम चाइना की ये कर देंगे, हम चाइना को वो कर देंगे, तिब्बत हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी नहीं, वो दैट्स ऑल राइट. लेकिन हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो क्या स्टार्ट पॉइंट था जिसके ऊपर आज हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलते हैं कि चाइना हमारे अंदर घुस रहा है या चाइना हमारी बात नहीं मानता. अगर तो आप राहुल गांधी के फैन हैं तो फिर छोड़ दीजिए, फिर तो आप 25,000 30,000 किलोमीटर दे दीजिए. अदरवाइज द फैक्ट ये है कि जैसे आपने कहा कि जिस शख्स ने इसको कंसोलिडेट किया था नदर्न बॉर्डर्स को, वो जनरल जोरावर सिंह था, जो कि डोगरा जनरल था. और उस टाइम डोगरा जनरल जो थे वो अपने जो डोगरा राजा, उस टाइम महाराजा नहीं, राजा गुलाब सिंह के नीचे थे. और राजा गुलाब सिंह इन टर्न वाज ए सॉवरन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. तो ओवरऑल सिख अंपायर थी, लाहौर में बेस थी, लेकिन उन्होंने जम्मू की पूरा हिली एरिया राजा गुलाब सिंह को 1822 में दे दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने, बिकॉज उनसे काबू नहीं आ रहा था. डोगरे लड़ाके लोग हैं तो नहीं काबू आते थे, तो ये डोगरों के थ्रू ही उन्होंने डोगरों को काबू करके रखा हुआ था. कश्मीर ऑलरेडी सिक्स के पास था 1806-7 से. 1810 से पहले पहले उन्होंने कांगड़ा, कश्मीर वगैरह सारा कैप्चर कर दिया था सिख ने. और सिख अंपायर के साउथ में, सतलुज के साउथ में पूरा ब्रिटिश थे. और इनकी एक संधि थी कि ब्रिटिश सतलुज क्रॉस करके नॉर्थ में नहीं आएंगे, और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी 1809 की. और सिख आर्मी जो है रणजीत सिंह जी, वो नीचे नहीं जाएगी. तो अभी महाराजा रणजीत सिंह की अगर आप उनके थोड़ा सा पीछे हट के देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि साउथ में आप जा नहीं सकते क्योंकि ब्रिटिश के साथ संधि कर रखी है. और आपके जो वेस्ट में जितना आप कैप्चर कर सकते थे, मुल्तान पेशावर तक दोनों बाद में कैप्चर कर लिया था, और कश्मीर आपके पास कैप्चर था. ईस्ट की तरफ आप जा नहीं सकते थे बिकॉज जो कांगड़ा ऑलरेडी आपके पास था महाराजा रणजीत सिंह के पास, और उसके आगे नेपाल जो किंगडम थी उसके बीच में गढ़वाल का जो इलाका था वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा हुआ था. तो अगर एक्सपैंड करना था, जब राजा गुलाब सिंह को 1822 में राजा की उपाधि देके बोला तू संभाल पूरा ये हिली एरिया, तो उनको ही वॉज द ओनली सेनापति और मिलिट्री लीडर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह जिनके पास
पहले 5,000 और बाद में 20,000 तक की फौज अलाउ की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। बाकी जो उनके बाकी थे ना मिलिट्री लीडर, कि उनकी इनकी पुरानी कहानी थी, इनकी मिसल थी, आपस में लड़ते थे, तो ही वॉज वेरी केयरफुल कि किसी भी इंडिविजुअल को पावरफुल नहीं बनाना विद इन सिख एम्पायर। लेकिन डोगरा राजा को उन्होंने दे रखा था। एंड डोगरा राजा गुलाब सिंह जो थे, उनके बारे में सिख हिस्टोरियंस ने बड़ा उल्टा सीधा लिखा है, बट द फैक्ट रिमेंस उनको महाराजा रणजीत सिंह के साथ रहे थे, वो उनको पता था कि एक दिन जब महाराजा रणजीत सिंह चले जाएंगे तो ये एम्पायर टूट जाएगी। जब बड़ा, वही बात है ना, जब बड़ी कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसके फिर बड़ा कोलैटरल डैमेज होते हैं, और वैसा ही हुआ। तो वो पहले ही प्लान कर रहे थे कि जम्मू जो मेरे को मिला है, और एक्सपेंशन करते करते किश्तवाड़ उन्होंने जीत लिया, सम पार्ट ऑफ चंबा जो पार्डर है वो चंबा किंगडम में था, वो भी जीत लिया जनरल जोरावर ने उनके अंडर। तो उनको अब लगता अब किधर को जाऊं। एंड उनको ये भी पता था कि कल को जब महाराजा रणजीत सिंह नहीं रहेंगे या सिख एम्पायर डिक्लाइन करेगी, तो जो थ्रेट है जम्मू को और कश्मीर को अगर साथ में जोड़कर नॉर्थ से, ऊपर से आएगी। और जो फाइनली हुआ भी, पहले हिस्ट्री में हो चुका था, टर्क्स आए हुए थे, मंगोल्स आए हुए थे, मुगल्स वहां से आए थे। तो उन्होंने ये जनरल जोरावर को काम दिया, और जनरल जोरावर ने जाके जो पास आज भी क्रॉस नहीं कर पाते माउंटेनियर्स, उमासिला पास है किश्तवाड़ और जंस्कार के बीच में, इट इज अबाउट 14,000 और 18,000 फीट, और आज भी वहां पे पीपल डाई। इट्स वेरी टफ पास, वो उसमें क्रेविसेस हैं। तो एक बार बोटखोला पास और एक बार उमासिला, और 5 बार उन्होंने लद्दाख में जाके, वो जाते थे, जीत के आते थे, पीछे से विद्रोह हो जाता था। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब उनकी डेथ हुई फाइनली लड़ते हुए अगेंस्ट अ कंबाइंड आर्मी ऑफ टिबेटन्स एंड चाइनीज एट अ प्लेस कॉल्ड टोयो, मानसरोवर के पास, उसके बाद अगले साल उनके 1841 में उनकी डेथ हुई थी। तो 1842 में एक ट्रीटी ऑफ चशूल लिखी गई, जो टिबेटन्स ने और सिख एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हुए डोगराज ने साइन की, और चाइनीज उसके ऊपर, जैसे होते थे हमेशा चाइनीज साइन नहीं करते थे, उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल बाउंड्रीज हैं तिब्बत और लद्दाख के बीच में, इनको आज के बाद ऑनर किया जाएगा। और जैसे जनरल जोरावर सिंह तिब्बत में घुस गए थे, पूरा मानसरोवर पूरा इलाका ले लिया था वेस्टर्न तिब्बत, वो डोगरा आर्मी ने छोड़ दिया। वो जो बाउंड्री उस टाइम डिसाइड हुई, जो कि मैप पे कभी मार्क नहीं हो पाई, बिकॉज ट्रेडिशनल बाउंड्री को कैसे, उस जमाने में कहाँ मैप्स थे, क्या थे, उसके ऊपर हमारा क्लेम बनता है। उसके फिर जॉनसन लाइन्स और बाकी लाइन्स बात ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया। तो एक मुझे लगा कि देशवासियों को समझना चाहिए कि भाई ये जो हम चाइना को आंखें दिखाते हैं, इसका कौन वो करेक्टर था, और जिसको लोग जानते नहीं। हमारे देश के शूरवीरों का जब नाम लिया जाता है, महाराणा प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है, शिवाजी महाराज का नाम लिया, बिल्कुल राइटफुली सो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जनरल जोरावर को लोग जानते नहीं। अगर आप आर्मी के एफर्ट को छोड़ दीजिए, आर्मी का टैंक जनरल जोरावर के नाम पे, आर्मी में ऑडिटोरियम्स होते हैं जनरल जोरावर के नाम पे, ट्रेडिशन है, स्टेडियम होते हैं कहीं भी कंटोनमेंट में, तो जनरली यू विल फाइंड हिज नेम। आउटसाइड नो। इवन जम्मू में अब जाके यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम बना उनके नाम पे, और एक चौक है रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि उनके ऊपर राइडिंग हॉर्स का स्टैचू है, तो उसको लोग घोड़ा चौक बोलते हैं। दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट, दैट्स जनरल जोरावर चौक। तो अब जाके थोड़ा जब, तो उसका कारण था कि आई वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट इन अ वेरी सिंपलीफाइड वे। और दूसरा ये था कि ब्रिटिशर्स ने ना, जैसे हमेशा किया है हमारे सो कॉल्ड शूरवीरों के साथ, इनके बारे में अटांग पटांग बड़ा लिखा हुआ था। और जैसे कश्मीर में हुआ है कि नई जनरेशन को पता ही नहीं कि कश्मीर में पहले क्या हुआ, लद्दाखीज में भी काफी बच्चों में एक गलतफहमी से फैलाई जा रही थी। जनरल जोरावर सिंह आया, उसने लद्दाख को लूटा, मॉनेस्ट्री तोड़ी। तो इस किताब में अगर आप देखेंगे तो मैंने लद्दाख का लिटरेचर उस टाइम का डिग किया, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि जनरल जोरावर सिंह केम, ही कैप्चर्ड बट ही डिडंट मोलेस्ट एनीबॉडी, ही डिडंट लूट एनीबॉडी, किसी मॉनेस्ट्री को नहीं तोड़ा। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे इनके सेनापति को मारने की कोशिश की थी, उसके बेंच बदले में डोगराज घुस गए थे। अदरवाइज तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, बिकॉज कहते हैं ना कि जो शेर तो कभी बोलता नहीं, शिकारी कहानी लिखता है, तो शेर की बहादुरी तो समझ नहीं आती। और इसी तरह विक्टर जो होता है हमेशा लिखता है। तो आई वांटेड कि जो विक्टर साइड का तो हम सबको पता ही है थोड़ा बहुत, जनरल जोरावर की कहानी, जिनको इन लोगों ने कैप्चर किया लद्दाख में जाके, बल्तिस्तान में जाके, उनका क्या वर्जन है, क्या ये लुटेरा था या एक अच्छा सेनापति था। और यही निकल के आता उनके लिटरेचर से, जो मेरी बुक में मैंने काफी उसमें डाला हुआ है ट्रांसलेशन के साथ, कि ही वॉज अ रिस्पेक्टेड मैन। और उनकी फौज में लद्दाखी भी थे, बाल्टी भी थे, और जम्मू तो रीजन से सारे थे, हिंदू मुस्लिम सिख, एवरीबडी वाज देयर। दैट वाज वन रीजन आई वांटेड टू पुट। और दूसरा साथ में आपको बता दूं कि हमें बड़ा शौक है
लूज टॉक करते करते नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं जनरल जोरावर को। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे रोना भी आया, हंसी भी आई कि देखिए जनरल जोरावर की जो सारी लड़ाइयाँ हुई लद्दाख में, बल्तिस्तान में, तिब्बत में, उनकी एवरेज हाइट 14,000 फीट थी, 14,000 फीट, जहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते। आज भी अगर जाओगे, जो लद्दाख टूरिस्ट जाते हैं, एंड यू बीन देयर ऑलरेडी ऑफ कोर्स, तो सांस ले एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। तो उस जमाने में उन्होंने वहां लड़ाइयाँ लड़ी, 14,000 फीट पे बैटल फील्ड थे। पासिस तो लाइक आई सेड 18,000 फीट का पास क्रॉस किया। नेपोलियन ने एक सेंट बर्नार्ड करके एक पास है एल्प्स पे, जब वो इटली के लिए जा रहा था कैंपेन के लिए, तो वो 8,000 फीट का पास पे उसकी 40,000 की फौज वहां कुछ दिन रुकी। और उस टाइम नेपोलियन गया था आई थिंक 1807 की 10 के आसपास। उस टाइम सेंट बर्नार्ड जो पास था, वहां पे ईयरली फुट ट्रैफिक 20,000 थी। और जहां से जनरल जोरावर उमासिला से निकल गए हैं, आज भी वहां की ईयरली ट्रैफिक शायद 15-20 लोगों से ज्यादा नहीं होती। दैट डिफरेंस। 20,000 वहां लोग, ट्रेडर वेडर सेंट मॉन्क सब चलते थे। फिर वो भाई साहब वहां पे बैठ गए 40,000 बंदों को लेके। वहां मोनेस्ट्री थी एक, तो उनका जहां पर जितने दिन रुके हैं वहां 21,000 उनकी बोतलें वाइन्स की पी गए नेपोलियन की आर्मी। 1.5 टन चीज खा गए, और 800 किलो जो उनका मटन था, वो जो सुखा के रखते हैं, वो खा गए। तो जब जाने लगा तो मोनेस्ट्री का जो था प्रीस्ट, उसने कहा जी ये 40,000 का बिल है आपका। उस जमाने में 40,000 फ्रैंक्स का बिल है, आप दे देंगे? तो नेपोलियन उसने ऐसे हाथ किया और बोला कैरी ऑन, और चला गया। तो उस प्रीस्ट ने वो बिल भेजा पेरिस कि भैया हमारे पैसे वापस करो। तो उसको 40,000 में से 13,000 फ्रैंक्स मिले कोई 15 साल के बाद। और ये बात है 1807-8 की है। और फाइनल सेटलमेंट हुई है 1984 में। तो ये उस हाँ 1984 अभी, ठीक है। उस मोनेस्ट्री की बुक में भी जाता रहा, लाइबिलिटी फ्रेंच गवर्नमेंट। फाइनली उन्होंने पे किया, 40,000 खत्म किया। आप उस फौज के सेनापति के आप जनरल जोरावर के साथ मिलाना चाहते हो, तो आप एक्चुअली जनरल जोरावर की इंसल्ट कर रहे हो। तो मैं तो कहता हूं कि नेपोलियन के फेवर में सिर्फ एक ही चीज थी कि नेपोलियन जनरल जोरावर से पहले पैदा हुआ था। अगर वो जनरल जोरावर के बाद पैदा हुआ होता तो शायद लोग उसको जोरावर ऑफ ईस्ट बोलते, जोरावर ऑफ वेस्ट बोलते, जोरावर ऑफ यूरोप बोलते। हमें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलना जनरल जोरावर को, उनको इंसल्ट करने की बात। एंड थर्ड एंड फाइनल रीजन व्हाई आई रोट, जैसे हमें आदत है हर चीज में कंट्रोवर्सी करने की, ऑफ लेट काफी सिख हिस्टोरियंस ने बोलना शुरू कर दिया कि जनरल जोरावर सिंह जो था वो सिख थे। क्योंकि महाराज गुरु गोविंद सिंह के एक साहबजादे का नाम भी जोरावर सिंह था। तो हालांकि ये डोगरा थे और ये बिलासपुर रियासत के हिमाचल के थे, और वहां से फिर वो पूरी स्टोरी आपको पता बुक में लिखी है, हरिद्वार, वहां से किश्तवाड़, फिर जम्मू, रियासी करते करते जम्मू, और फाइनली वो राजा गुलाब सिंह के साथ उनके सेनापति बन के लड़े। तो फिर एक ही उनकी एक पोर्ट्रेट है जो लंदन म्यूजियम में है, जिसमें वो दिखाया हुआ है कि वो बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, और सामने लद्दाख का जो किंग था गाल्पो और उसकी जो वाइफ थी, वो दोनों उसको रिगार्ड्स पे कर रहे हैं। तो वो फिर मैंने अपनी बुक में लगाया उस फोटो को, टू शो कि अगर वो सिख थे तो वो हुक्का तो नहीं पी सकते थे। और ये कहना कि उनके नाम पे सिंह था और वो पगड़ी पहनते थे इसलिए वो सिख थे, तो ये बड़ा ही बेवकूफाना बात है। हमारे राजपूत इनफैक्ट जब खालसा आर्मी बनने से पहले उनके ट्रेनर भी राजपूत थे, और सिंह राजपूतों का सरनेम आज से नहीं सदियों से है। और उस जमाने में वॉरियर्स और नॉर्मल लोग भी पगड़ी पहनते थे। ये कुछ रीजन थे आदि जो which compelled me to write this book. I mean, So just because somebody wears a pagdi doesn't make him a सरदार। उस टाइम पे तो हमारे पगड़ी पहनने का तो बिल्कुल। और मैं इसको काउंटर करना चाहता था। आई डिडंट वांट कि अगर आने वाले 5-7-10 साल में हम इसको नैरेटिव को चलने दें ऐसे ही, और फिर एक गलत किस्म की क्लेम्स बनने शुरू हो जाएं। ऐसा नहीं है कि, और उस जमाने में हिंदू सिखों में कोई फर्क नहीं था बाय द वे। आज भी वेल मीनिंग सिख्स एंड हिंदूज आर ऑल सेम, बट ये जो एक लहर से चली हुई है ख्यालिस्तानी जिसको आप बोलते हो, तो उनको काउंटर करना भी जरूरी था। तो दैट पार्ट आल्सो आई कवर्ड इन द बुक। सर मेरे को बस एक सवाल पूछना है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी जनरल जोरावर सिंह के पूरे खेल के अंदर जो उन्होंने करा, उसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का जो रोल था सर,
समवेयर डाउन द लाइन चाणक्य नीति में जो चीजें लिखी गई हैं और जो जोरावर सिंह ने करी अपनी जिंदगी में, जनरल साहब ने जो करी हैं, वो यू कैन मेक आउट दैट कहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। पहले जाके वो केओस क्रिएट करते थे वहां पर दूसरी तरफ। ही वुड टेल देम नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे को, एंड देन ही वुड गो एंड अटैक देम। दैट कंप्लीट साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो वो करते थे। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑन दैट? आदि वो ज़माना था जब हमारी हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री ज़्यादातर कम्युनिकेट होती थी। गुरु अपने चेलों को, शिष्यों को जब वॉरफेयर सिखाते थे तो साथ में ये कहानियाँ, ये फोकलोर्स चलती थी कि साम दाम दंड भेद, क्या रीज़न है, क्यों करना चाहिए। एम इज़ टू, अगर आप ये चीज़ें करके ब्लड शेड कम कर सकते हो, अपनी या दूसरों की जानें कम बचा सकते हो ज़्यादा, तो व्हाई नॉट। और लॉजिस्टिक्स अगर आप देखें तो आज भी, आई एम सॉरी टू से, आज की मॉडर्न आर्मी में भी जो बड़े-बड़े खतरनाक जनरल्स होते हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि हम टैंक में बैठेंगे और आधे घंटे में हम पेशावर क्रॉस कर जाएँगे, जैसे हमारी जी अपने टीवी न्यूज़ ने ऑपरेशन सिंदूर में फ़ौज भेज दी थी लाहौर में। तो ये लोग जो है, इनको लगता है कि सिर्फ टैंक में बैठ के और आर्टिलरी का गोला फायर करके लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ी जाती है लॉजिस्टिक्स के सिर पे। आप आगे चलते जाओ और पीछे आपकी दुम कट जाए, तो आपको घेर के फ़ौज दुश्मन मारेगा। इसलिए इतनी दूर जाना, ऐसे एरिया में जाना जिसको फॉरबिडन लैंड कहते थे, ग्रेट हिमालय रेंज को क्रॉस करना और वहाँ जाके लड़ाई लड़नी और 5 बार जाना। तो ये बात इनको पता थी। 4 साल इन्होंने लॉजिस्टिक्स की तैयारी कराई, अपने बंदों को ट्रेन किया। एक किश्तवाड़ में आज भी एक पीक है जो किश्तवाड़ टाउन से दिखती है, और वहाँ पे क्योंकि काफ़ी हाई थी, बर्फ़ पड़ती थी, वहाँ उन्होंने अपना एक हाई एल्टीट्यूड बैटल स्कूल खोला कि भाई लद्दाख का 4 साल उन्होंने, और पूरे किश्तवाड़ को गैरिसन, तो एक मिलिट्री साइक लोगों को तैयार करना, उनको समझाना लॉजिस्टिक्स क्या है। और फिर ये जो चाणक्य की बात है कि जब आप कहीं कैप्चर करने जाते हो इलाके को, तो आप उनको जाके सबको तलवारों से काटना नहीं शुरू करते, आप उन्हीं के लोगों को यूज़ करके अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करते हो, जिसको आप साम और दाम की बात को कर सकते हो। तो ये इन्होंने क्या करते, जहाँ ये जाते थे, फर्स्ट ये था कि भाई अपना लॉजिस्टिक खुद, अपना राशन खुद। हर 20 किलोमीटर के 20 मील के ऊपर एक पोस्ट बनाते थे, वहाँ पे अपना उनका राशन आगे आगे चलता रहता था, पीछे से पीछे वाले लोग आते थे, राशन छोड़ के चलाते थे, फिर और लेके आते थे, और ऐसे से रिले सिस्टम चलता था। लेकिन जहाँ पे कैप्चर करते थे, जैसे चाहे वो सुरू वैली थी या जंस्कार थी, सबसे पहला काम ये था कि गाँव के बूढ़ों को बुला के, उनको बिठा के, उनको कंसल्ट करके एक टैक्सेशन सिस्टम, उस ज़माने में जहाँ-जहाँ डोगरा फ़ौज जाती रही, सबसे पहले अपना एक टैक्सेशन सिस्टम सेट करते थे। ये नहीं कि ये भी लूट लो, वो भी लूट लो, उसकी बीवी अच्छी ना, सिंपल ₹1 पर फैमिली, जो भी उस टाइम का था, बुक में लिखा है उसके बारे में। तो और उन्हीं लोगों को एम्पावर करना, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, उन्हीं के थ्रू आपने लोकल लोगों को कंट्रोल करना। ये नहीं कि अपने लिए दुश्मन पैदा कर लो कि अब आगे-आगे जाते जाओ। अब इमेजिन कीजिए ना, उस जी, जी। टेरेन में ना सड़कें हैं, ना एयर सपोर्ट है, ना कुछ। आप सैकड़ों मील अंदर जा रहे हो और हाई एल्टीट्यूड का इलाका है। पीछे वालों को नाराज़ करते जाओगे तो कहीं न कहीं से विद्रोह होगा। विद्रोह हुए, लेकिन वो एक अलग लेवल के हुए, जिसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। लोकल पॉपुलेशन ने उनके खिलाफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके जो पोएट्स थे, उनके राइटर्स ने जो लिखी हैं उस टाइम की बातें, किसी ने उनको लुटेरा। तो ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा जो चाणक्य नीति सिखाती है, अर्थशास्त्र जो सिखाता है, कैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, चाहे वो आपका अपना इलाका है या कैप्चर करके अपना ही हुआ ना। तो वो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया ग्राउंड पे, और आज भी वो एग्जाम्पल्स और वो चीज़ें फौज की, मॉडर्न आर्मी, हमारी आर्मी में वो चीज़ों को स्टडी किया जाता है। जिसे मैंने कहा, आर्मी ने उनकी लेगेसी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी है। जी। नहीं, दिस वाज द मेन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क, बिकॉज़ जब मैंने बुक पढ़ी, मेरे को सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस पे बहुत फोकस दिखा, बहुत ज़्यादा। आई मीन बिल्कुल। आई एंड आई विश हम लोग इसमें से कुछ चीज़ एक सीख सकते हैं। नहीं, गाइस, सॉरी। एक चीज़ मैं भूल गया थी आपके बातों-बातों में, ये जो आपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात की, अगर जब लद्दाख इनको जाना था, तो ये नहीं चाहते थे कि सीधा मुँह उठा के चल पड़े। जैसे हमें अगर सपोज़ कोई हिस्सा कहीं कैप्चर करना है, तो उसमें एक कहता है ना, राइटियसनेस नहीं दिखी, तो क्या किया इन्होंने, लद्दाखी जो डिसग्रंटल लद्दाखी थे, लद्दाख के 22 छोटे-छोटे राजे थे, और उनका किंग बैठता था लेह में, उसको कोई परवाह नहीं थी राजों के बारे में, सिर्फ टैक्स लेता था। तो इन्होंने वो पता लगाया, फिर जाके 2 ऐसे राजे ढूँढे जिनको खुंदक थी अपने, जो लड़ रहे थे आपस में, और वो चाहते थे कि लेह से महाराजा आके उनका इंटरवीन करके डिस्प्यूट सॉल्व कराए, वो नहीं आ रहा था। तो उसमें से एक पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट किया, उस पार्टी ने ऑफिशियली इनको इनवाइट किया, प्लीज़ आइए और हमें इन्वाइट कीजिए, क्योंकि हमारा राजा हमारे लिए काम नहीं कर रहा।
तो वो जो आपने कहा, ये सब तो अपने आप तो नहीं होगा, वायरलेस तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, बीच में बड़ा पहाड़ खड़ा है, कोई गया होगा, कॉन्टैक्ट बनाया होगा। तो जहाँ भी इन्होंने कैप्चर किया या इन्वेड किया, उससे पहले एक जस्टिफिकेशन तैयार की उस तरफ के लोगों को इन्फ्लुएंस करके, कि वहां से इनविटेशन आया कि आ जाओ, आओ हमारे आप मेहमान बनो और हमें हमारे राज्य से जान छुड़ाओ। सॉरी, दिस आई हैड फॉरगॉटन, या दिस इज व्हाट ही डिड। या अमेजिंग, बिकॉज आई मीन ये स्टोरीज हमको पता होनी चाहिए, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं सर के पीछे पड़ा हूं कि सर एक किताब के ऊपर हमको ये सीरीज बना के दो। सर की 28 किताबें हैं, ठीक है, 29 एक्चुअली। सो दैट्स 29 वीक्स ऑफ अस डूइंग दिस 20-minute सेगमेंट ऑन अ संडे, ठीक है। वील ट्राई एंड पुट दिस अप, सुबह डालने की कोशिश करेंगे। ये पहला सेगमेंट है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ऑफ रहेगा, बट गाइज प्लीज इसको सपोर्ट करिए, बाय द बुक। दीज आर वेरी वेरी इजी रिटन बुक्स, ठीक है। इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है। You don't even need to see a map, कुछ नहीं, everything is very very clearly explained. And to all those lovers of POJK जिनको बड़ा POJK लेना है, please read this so that one, जब आप next time recommend करें, you understand the geography, understand the terrain and Ladakh and इन चीजों के ऊपर पढ़ें आप, तभी आपको थोड़ा सा you get a better idea of what needs to be done. Sir जी, always a pleasure talking to you. गाइस, वीडियो को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।